हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के 5 चैप्टर का जो आपका लेसन है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को बताऊंगी। ये जितने भी प्रश्न होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपके एग्जाम में जिस तरह के कॉन्सेप्ट से आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है उसी तरह के इसमें बताया गया है। तो आप लोग इस सभी प्रश्न को याद कर जाइए ताकि आपका एग्जाम अच्छी तरह से जा सके। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो इसमें पहला प्रश्न है, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने। जो वैज्ञानिक मेंडल है वे कैसे जाने जाते हैं, वे क्यों इतना मशहूर हुए, क्यों वे माने जाने जाते हैं? तो ऑप्शन दिया है मटर के पौधे की कार्य हेतु, आनुवंशिकी के नियमों हेतु, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, यानी वह मटर के पौधे के कार्य हेतु भी जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। और आनुवंशिकी का पिता मेंडल को ही कहा जाता है, इसलिए आनुवंशिकी के नियम भी वो दिए थे। तो बी भी हो जाएगा, तो इसका मतलब सी होगा, ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एवं बी दोनों। फिर अगला प्रश्न है, यदि पिता का रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप ए बी और माता का ओनली फॉर बी है तो उनके संतान के ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। पिता का रक्त वर्ग जो है वह ए बी है और माता का बी है, तो उनके संतान में कौन से ब्लड ग्रुप होगा, इसका कोई संभावना क्या हो सकता है, कितने परसेंट हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0%। यहाँ पर 0% होगा, 0%। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 0%। यहाँ डबल जीरो दिया गया, 0% होगा उनमें होने का, यानी इन दोनों से अलग हो सकता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथे संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? कोई एक विवाहित जोड़ा है जिसका पहले से 3 लड़कियां हैं, उसके बाद जब वो दूसरे संतान की सोच रहे हैं तो इस संतान के पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उस संतान जो होगा उसके पुत्र होने की संभावना 50% होगी, यानी 50%। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 50%। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर यानी विनिमय वाला क्रिया होता है, जो वंशागति के आणविक आधार चैप्टर था उसमें विनिमय वाला क्रिया हो रहा था, उससे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो वह किस अवस्था में होगा, किस स्टेज में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह पैकेटिंग की अवस्था में ही होगा, पैकेटिंग की अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पैकेटिंग की अवस्था में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहले संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह है एक प्रकार का, देखिए, विशुद्ध एक लाल कलर का पुष्प है और विशुद्ध सफेद कलर का पुष्प है, और उन दोनों में संकरण कराने से जो पहली संतति यानी F1 पीढ़ी में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। जितने भी पौधे मिले F1 पीढ़ी में तो वह गुलाबी रंग के थे। तो यह एक प्रकार का क्या है, किस प्रकार का यह क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, यानी यह अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस दर्शाता है, क्योंकि पहली पीढ़ी में सभी गुलाबी पौधे ही हुए जबकि इसमें लाल और सफेद पुष्प का मिश्रण था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अपूर्ण प्रभाविता। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन वैश्विक रक्तदाता समूह है? वैश्विक यानी सर्वमान्य, यानी सर्वदाता डोनर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सर्वदाता रक्त समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को रक्त अपना दे सकता है, डोनेट कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ओ ग्रुप यानी ओ ग्रुप। फिर नेक्स्ट प्रश्न है,
इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? इनमें से कौन, जो ऑप्शन भी दिया है वह यौन संबंध गुण है, यौन संबंध एक प्रॉपर्टीज है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्णाधनता। यह एक प्रकार का यौन संबंध गुण है। इसमें रोगी को लाल और हरा रंग में यह पहचान नहीं कर पाते हैं वर्णाधनता में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए वर्णाधनता। यह एक प्रकार का यौन संबंध गुण है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं। जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े यानी एलेल, एक जोड़ा को एलेल बोला जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में एलेल शब्द का प्रयोग किया था। तो जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े द्वारा संचालित यानी होता है तो उसे हम उस गुण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हम बहुविकल्पता उस गुण को कहते हैं। बहुविकल्पता, एक से अधिक जोड़ा है, इस कारण से हम बहुविकल्पता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बहुविकल्पता। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, संबंधता की खोज किसने की? संबंधता की खोज किसने की थी? तो कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्ने ने किया था। फर्ने ने, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, फर्ने ने संबंधता की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल ने प्रस्तावित किया। मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक के नियम को प्रस्तावित किया। मेंडल ने आनुवांशिकी के नियमों को। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? हीमोफीलिया किस तरह की वह बीमारी है? तो इसका आंसर होगा कि वंशागत रोग भी है। हीमोफीलिया वंशागत रोग है और प्रभावी लक्षण भी है और एक गुणसूत्र संलग्न रोग भी है, और यानी इनमें सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ये सभी प्रकार की हीमोफीलिया रोग है, इसकी मतलब विशेषता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, द्विसंकर क्रस में अनुलक्षणी यानी फिनोटिपिक अनुपात होता है। द्विसंकर क्रस में अनुलक्षणी अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3:1। 3:1 होता है द्विसंकर क्रस में फिनोटिपिक अनुपात। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? युग्मन एवं विकर्षण यानी संयोजन, युग्मन माने जुटना और विकर्षण माने एक दूसरे से अलग होना, हटना। तो इस सिद्धांत को कौन से वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेटेंसन एवं पर्नेट ने प्रस्तावित किया था। बेटेंसन एवं पर्नेट ने, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बेटेंसन एवं पर्नेट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी है? एक परिवार है जिसमें 5 पहले से लड़कियां है और उसके बाद जो छठा संतान होने वाला है तो उस छठा संतान के पुत्र होने की, लड़का होने की संभावना कितने प्रतिशत हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50% हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 50% हो सकता है संभावना पुत्र होने की। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक है या गुणसूत्रीय विकार है, तो इसमें गुणसूत्र का कौन सा घटक है जो ऑप्शन में दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2A + XXY। यहाँ पर डबल X क्रोमोसोम हो जाता है जो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। इसमें जो पुरुष होते हैं उसमें स्त्री का भी कुछ गुण आ जाता है, यानी इस तरह के बच्चे को मंगोलियन भी आप कह सकते हैं, मंगोलियन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 2A + XXY। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? जो ऑप्शन में दिया है वह मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, A, B और AB एक संग रहता है और चौथा होता है O। तो इसमें ऑप्शन में दिया है सी नंबर राइट होगा कि AB एंड O दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यदि मेंडल मटर में 8वां गुण पर विचार करता तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम असफल हो जाएगा? जो नियम दिया है ऑप्शन में से, यदि मेंडल 8वें गुण पर भी वो थर्ड करते, उस पर थिंक करते, विचार करते, तो कौन सा उनका नियम असफल हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि उनका जो नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता का नियम था उनका, तो वो असफल हो जाता। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता का जो उनका नियम था वह असफल हो जाता, अनसक्सेसफुल होता। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन
मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद, यानी निम्नलिखित में जो दिया है ऑप्शन में वो कौन है जो कि मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सहलंगता जो है मेंडल का जो स्वतंत्रता का नियम था, यानी स्वतंत्रता यानी अपव्यूहन का नियम, मेंडल के अपव्यूहन या स्वतंत्रता का नियम था, तो वह स्वतंत्र उसमें जो सहलंगता था वह अपवाद था, एक्सपेंशन था, अपवाद था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सहलंगता। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरित किया? मेंडल का जो कॉन्सेप्ट था तो उसको किसने मेंडल के नियम में कन्वर्ट कर दिया, रूपांतरित कर दिया? कौन से वैज्ञानिक ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉरेंस ने किया था, कॉरेंस ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कॉरेंस ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किसी इनकम्प्लीट प्रभावित के F2 वंशज में, किसी इनकम्प्लीट प्रभावित के F2 वंशज में क्या हो सकता है? जो ऑप्शन दिया है तो इसका आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी इनकम्प्लीट प्रभावित के F2 वंशज में फिनोटाइपिक अनुपात जो होगा वह कॉरेस्पोंडिंग होती है और जीनोटाइपिक अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिनोटाइपिक अनुपात जो होता है वह कॉरेस्पोंडिंग होती है तथा जीनोटाइपिक अनुपात भी होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एक लंबे पौधा का सेलिंग करने पर लंबा तथा बौने दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम संतति के लिए यानी F1 पीढ़ी में कौन सी संभावनाएं हो सकती है? एक लंबा पौधा का सेलिंग करने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं, तो प्रथम यानी F2 पीढ़ी में कौन सी संभावना हो सकती है? जो ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन के अनुसार तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की जो संभावना है तो वह लंबा हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वह टाल हो सकता है यानी लंबा हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकली समान होते हैं? निम्नलिखिट में कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकली समान होता है? जो ऑप्शन दिया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी WX इंटू WW, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, WX इंटू WW। यह समान होता है फिनोटाइपिकली अनुपात, यह सहलंगता में कराया जाता है क्रॉस उसके है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी सी सी यानी बड़ा ए छोटा ए दिया है, स्मॉल एंड कैपिटल दोनों, तो इसके टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं? जब इसका टेस्ट क्रॉस कराया जाता है तो कितने फिनोटाइप अनुपात उत्पन्न होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चार फिनोटाइप अनुपात उत्पन्न होंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 4। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा? जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा? 16 प्रकार के अलग अलग युग्मक को उत्पन्न करेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी बी सी सी डी ई और ई एफ एफ, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? जो ऑप्शन दिया है इसमें कौन शुद्ध हाइब्रिड यानी संकर शुद्ध हाइब्रिड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर और स्मॉल आर है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात को दर्शाता है? ऑप्शन जो दिया है कौन सा क्रॉस है जो कि 3:1 के अनुपात को दर्शाता है? आप जानते हैं कि दृढ़ संकर में ही यह अनुपात देखने को मिलता है, दृढ़ संकर क्रॉस के पश्चात यह होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कैपिटल ए और स्मॉल ए है, फिर डबल है स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए, फिर है स्मॉल ए और डबल स्मॉल बी, यानी इसमें हम 3:1 के अनुपात को दर्शाता है। यह क्रॉस ऐसा है कि वह दृढ़ संकर अनुपात को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना बनती है, कितने संभावना बनती है पुत्र की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 में 1, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 2 में 1 इतना संभावना हो सकता है, 2 में 1। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किसी जीनोटाइप ए बी बी सी सी यानी स्मॉल कैपिटल दोनों दिया है और डी डी द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं? यह जीनोटाइपिक अनुपात है तो इसमें कितने युग्मक बन सकते हैं जाइगोट?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 युग्मक बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 4। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात होता है। किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात कितना होगा, जीनोटाइपिक अनुपात? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइब्रिड संकर में पूछ रहा है, यानी फर्स्ट पीढ़ी और सेकंड पीढ़ी में नहीं पूछ रहा है, केवल हाइब्रिड क्रॉस में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1:1:1:1:1, यानी 4 गो 1 है इसका रेशियो, इतना, यानी इतना अनुपात प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट है, यदि माता का रक्त समूह O तथा शिशु का भी रक्त समूह O हो तो पिता का रक्त समूह क्या होगा? देखिए माता और शिशु दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वह सेम है, यानी O है, तो पिता का रक्त समूह क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए, यानी O ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, O ब्लड ग्रुप होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे का रक्त समूह O तथा पिता का B रक्त समूह हो तो पिता का जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइपिक अनुपात जो होगा वो पिता का क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी BP होगा, B और P होगा, जीनोटाइपिक अनुपात जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, BP होगा। नेक्स्ट है, रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है। रक्त समूह की जांच के लिए हम एंटी सीरम का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए, यानी उसमें एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एंटीबॉडी होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, तंबाकू की तरह के पौधे में पॉलीजेनिक आनुवंशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तंबाकू की तरह के पौधे में पॉलीजेनिक आनुवंशिकता अध्ययन सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलरिउटर ने किया था, कोलरिउटर ने किया था सबसे पहले अध्ययन, कोलरिउटर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एक मटर में अप्रभावी गुण है। एक मटर में कौन सा जो ऐसा गुण है जो कि अप्रभावी रहता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी झुर्रीदार बीज। झुर्रीदार बीज है जो कि एक मटर के पौधे में अप्रभावी गुण है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, झुर्रीदार बीज। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एक पूरक जीन में 9:3:3:1 का डाईहाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है किसके? एक पूरक जीन है, उसमें जो अनुपात है 9:3:3:1 का डाईहाइब्रिड अनुपात जो है वह कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है किसके? किसमें वह रूपांतरित हो जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वह 9:7 के अनुपात में वह रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह मनुष्य तथा कॉपी में पाया जाता है पर बंदर में नहीं? एक कॉपी जो होता है बंदर की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा बंदर से अलग होता है। यही पूछा जा रहा है कि कौन सा रक्त समूह है जो मनुष्य तथा कॉपी दोनों में पाया जाता है लेकिन बंदर में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए तथा बी। ए तथा बी रक्त समूह मनुष्य और बंदर में यानी कॉपी में पाया जाता है किंतु बंदर में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ए और बी। फिर अगला प्रश्न है, आनुवांशिक पूरक जो न्यूलिसोमिक जीव में होगा, आनुवांशिक पूरक जो न्यूलिसोमिक जीव में होगा वह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2n-2 ये जो है आनुवांशिक जीव या न्यूलिसोमिक जीव में हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है। गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उसे हम मोनोसोमी कहते हैं। ये सभी गुणसूत्रीय विकार होता है 3 प्रकार का, उसमें ये सब पाया जाता है, जिसमें कुछ स्त्रियों में लक्षण होता है, जैसे स्त्रियां जो होती है वह बांस हो जाती है, पुरुष में भी होता है, कितने बच्चे मंगोलियन भी हो जाते हैं। ये सभी गुणसूत्रीय विकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी इस सब गुणसूत्र की कमी के कारण किसी में एक बढ़ जाता है तो किसी में एक घट जाता है, इसी के कारण होता है, ये सभी विकार उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मोनोसोमी। इस प्रारूप को हम मोनोसोमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, स्तनियों में बार बड़ी प्रदर्शित करती है। स्तनियों में बार बड़ी क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्त्री की कायिक कोशिकाओं में 2 X गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र
जो स्तनी बार बड़ी है वह प्रदर्शित करता है स्त्री की जो कायिक कोशिकाओं में से 2 एक्स गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र। आप जानते हैं कि स्त्री में जो होता है गुणसूत्र वह जो लिंग गुणसूत्र होता है वह XX होता है और पुरुष में XY। तो यही पर बोला जाए कि स्त्री की कायिक कोशिकाओं में 2 में से X गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र जो 2 होता है तो उसमें से एक X गुणसूत्र हट जाता है, यानी वही ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्यों में XO प्रकार के गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। मनुष्यों में XO प्रकार की गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है, यानी किस के कारण? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टर्नर सिंड्रोम के कारण। टर्नर सिंड्रोम के कारण ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, टर्नर सिंड्रोम। फिर अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। उत्परिवर्तन कैसे प्रेरित, एक्साइटमेंट कैसे उसको किया जा सकता है? परिवर्तन यानी म्यूटेशन को हम एक्साइटमेंट में कैसे ला सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गामा विकिरणों के द्वारा हम उत्परिवर्तन को प्रेरित किए जा सकते हैं, गामा किरण के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, गायनेंड्रोमार्फ में क्या होता है? जो ऑप्शन दिया है तो गायनेंड्रोमार्फ में होता है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप XY होता है। गायनेंड्रोमार्फ में जितने भी कोशिकाएं होते हैं तो उनका जो जीन प्रारूप होता है तो वह XY के रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप XY के रूप में होता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेंडल ने किसे प्रतिपादित नहीं किया? जो ऑप्शन दिया है उसमें से मेंडल कौन से गुण है जो प्रतिपादित नहीं किए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपरिपूर्ण प्रभुता वो प्रतिपादित नहीं किए थे, अपरिपूर्ण प्रभुता। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्लियोट्रोपिक जीन में रहता है। प्लियोट्रोपिक जीन में क्या रहता है? प्लियोट्रोपिक जीन में तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुल फिनोटाइप रहता है प्लियोट्रोपिक जीन में, बहुल फिनोटाइप ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, किस जीव में 2 समान एलील हो सकते हैं? कौन ऐसा जीव है जिसमें 2 समान एलील हो सकता है? यानी दो जीनों के हम कहते हैं एलील। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समजात जीव में ही 2 एलील 2 समान हो सकते हैं, समजात जीव में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, समजात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण बहुजीनीय वंशागति का उदाहरण है? कौन सा एक ऐसा लक्षण है जो बहुजीनीय वंशागति का एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव में त्वचा का रंग। मानव में त्वचा का रंग बहुत से लोगों में एक ही जैसा होता है। फिर अगला प्रश्न है, जब कोई जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो इसे कहते हैं। जब कोई जीन जोड़ा दूसरे के जो प्रभाव होता है वो उसे नीचा ढक देता है, छिपा देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि एपिस्टेसिस कहते हैं उसे, एपिस्टेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एपिस्टेसिस। फिर अगला प्रश्न है, मेंडल का एकल क्रस अनुपात है। मेंडल का एकल क्रस अनुपात कौन सा है जो ऑप्शन में दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो मेंडल का एकल क्रस अनुपात था वह 3:1 था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 3:1। फिर अगला प्रश्न है, FI हाइब्रिड तथा रिसेसिव पेरेंट्स यानी कैपिटल T और स्मॉल t इंटू स्मॉल टी के बीच का जो रेशियो होता है वह कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1:1। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहते हैं। जीन के विभिन्न रूपों के हम क्या कहते हैं? जीन होते हैं उनके विभिन्न रूप होता है, विभिन्न फॉर्म होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें हम एलील कहते हैं, एलील। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका 50 प्रश्न रहा। इस चैप्टर लंग है, इसमें से और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगी आप लोगों को। तब तक के लिए आप इन 50 प्रश्नों को याद कर जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।